हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स सॉल्यूशन सीरीज के अंदर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के 25 सवालों को, जिन्हें पूछा गया था 26 की शिफ्ट नंबर 2 में। आप लोगों की 2024 प्रीलिम्स पेपर की सारी शिफ्ट्स लगभग पूरी करवाई जा चुकी हैं। ये सेकेंड लास्ट शिफ्ट होगी। इसके बाद 26 की शिफ्ट नंबर 3 के जीएस के सवालों को आपके साथ डिस्कस कराया जाएगा। और ये पूरा जो कलेक्शन है आपके पास लगभग 37 शिफ्ट्स का, जिसके अंदर 25 सवाल और उन सवालों से संबंधित जानकारियां, इसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। उसको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, इसको एक बार डाउनलोड करके आप एक्सप्लोर जरूर करिएगा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए। इसमें काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज और काफी सारा कंटेंट फॉर फ्री भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, इनको एक बार आप खुद से देख लीजिएगा। फिलहाल हम अपनी इस वीडियो का पहला सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल आपके सामने है। 36 या फिर 36वें राष्ट्रीय खेलों में झांसी का रामचंद्र ने निम्नलिखित में से किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते थे? अब यार, ये जो सवाल है वो करंट अफेयर बेस्ड है, और आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर रिलेटेड आपके इसी यूट्यूब चैनल पर वीकली करंट अफेयर डिस्कशंस में करता हूं। मेरे एप्लीकेशंस पर आप लोगों को मैं डेली करंट अफेयर के क्विजेस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो करंट अफेयर की कोई भी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आपका करंट अफेयर का काम पूरा हो जाएगा, या फिर इस यूट्यूब पर जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो दे रहा हूं वो आपका काम करा देंगी। लेकिन यहां पर आपको ये नेशनल गेम्स नामक एक टॉपिक दिया गया है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो नेशनल गेम्स भारत का एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जिसको हर 4 साल में आयोजित कराया जाता है। जो भारतीय राज्य, भारतीय यूनियन टेरिटरीज के एथलीट्स हैं, वो इसके अंदर आकर कंपीट करता है। ठीक है। तो जो पहले मॉडर्न नेशनल गेम्स ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित करे गए थे, उसको लेकर आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। 1924 में ब्रिटिश इंडिया के दौरान लंदन में आयोजन कराया गया था। ठीक है। तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, IOA, वो इसको आयोजित करती है। ओके। चलिए, फिलहाल ये जो हशिका रामचंद्र है, इनका संबंध तैराकी से है। 6 गोल्ड मेडल जीती थी ये लड़की। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इस लड़की का जो मल्टी टैलेंटेड होना, स्विमिंग की ही अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते थे। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को हरित क्रांति से सबसे अधिक परिवर्तन मिला था? आप लोगों से ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड दुनिया भर के सवाल आज तक पूछा चुका है आपका एसएससी और बाकी के एग्जाम्स पे। जब हम हरित क्रांति या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये एक उस समय की बात करता है जिस समय पर ग्लोबली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। पर्टिकुलरली जो विकसित होने वाले देश हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और ये समय आप लोगों को याद रखना है, 1940 से लेकर 1960s में इस पर बहुत ज्यादा बातचीत हुई थी। इसके अंदर होता है क्या है ना, मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में भी बात करी थी। HYV, जिसको हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनको यूज करा गया। जो एडवांस्ड इरिगेशन मेथड्स है कृषि को करने के, उनको लाया गया। उद्देश्य यही था कि जो फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके और देश सेल्फ सफिशिएंट बन सके। इसमें वीट और राइस मुख्य कृषि खाद्यान्न थे जिन पर जोर दिया गया था। तो इन्होंने पूछा है कि कौन से राज्य को इसका सबसे ज्यादा परिवर्तनशील राज्य आप मानते हैं, तो पंजाब इसमें मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट के रूप में जाना जाता है, जिसको हमारे देश में 1960s में शुरू करा गया था। पंजाब का बहुत ही सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, पर्टिकुलरली गेहूं और राइस को लेकर। ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को एक उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? उपग्रह नहीं, एक मुंबई पोर्ट के रूप में, मतलब मुंबई पोर्ट का जो प्रेशर है उसको रिलीव करने के लिए एक सैटेलाइट पोर्ट डेवलप करा गया है। तो ये भी एक प्रकार से ना करंट अफेयर रिलेटेड भी सवाल है, क्योंकि ऐसे जो पोर्ट होते हैं ना वो चर्चा में रहता है।
कि वहां पर ट्रैफिक हो रहा है तो उसके सैटेलाइट पोर्ट पर आप इसको, जो भी ट्रैफिक मुंबई पोर्ट पर आ रहा है उसको डाइवर्ट कर दीजिए। और ये स्टैटिक रूप में भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसको लेकर आप लोगों से कई बार सवाल पूछे जाते रहते हैं कि इसका एक और नाम है, वो दूसरा नाम बताइए। तो इसमें नहावा शेवा करके इसका दूसरा नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, नहावा शेवा। इसको कब कमीशन करा गया था, तो ये भी अगर कल को ये आपसे पूछ लें तो 29 मई, डेट याद ना रहे तो एटलीस्ट 1989 याद रखिएगा। तो कंट्री के जो कंटेनाइज्ड कार्गो होता है उसका लगभग 50 से 60% ये आपका जो ट्रैफिक है उसको हैंडल करता है। याद रखोगे इसको। चलिए भाई आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। कोई भी आप लोगों से अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर जीके पढ़ाने की बात होती है ना, तो आपसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर अपना रोल अदा करने वाले जितने भी पर्सनालिटीज रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका कार्यकाल जैसी बातें याद करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो यहां पर आपको एक नाम नजर आ रहा है, गुलजारी लाल नंदा जी का। तो इनको आप 2 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर आता हुआ देख चुके हैं। दो पद पर 2 बार पद पर आने में इनका जो पहला टर्म है वो आपका शुरू होता है 27 मई 1964 को, और ये खत्म हो जाता है 9 जून 1964 को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ होने के बाद इनको बनाया गया था। तो याद रखेंगे, इसी वजह से इनको जो टर्म है वो शॉर्टेस्ट टर्म के रूप में जाना जाता है। और इनका जो सेकंड टर्म है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, वो शुरुआत होती है 11 जनवरी 1966 से, और ये रहते हैं इसमें 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है, इसमें इस समय में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। तो याद रखेंगे किसकी हम बात कर रहे थे, गुलजारी लाल नंदा जी की बात कर रहे थे। तो ये जो दोनों टर्म है, अगर हम इनको कंबाइन भी करें तो ये कहेंगे कि शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, जिसमें टोटल 26 डेज तक ही भारत के प्रधानमंत्री रह पाए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। मथुरा कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल में कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियां बनाई थी। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, आप लोगों को अपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के डिस्कशन के अंदर मैंने प्रॉपर जितने भी स्कूल ऑफ आर्ट है उन पर भी चर्चा करी थी कि वो किससे इन्फ्लुएंस है, किसके दौरान वो फ्लरिश होती हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है इसको फ्लरिश होता हुआ देखा जाता है कुषाण डायनेस्टी के दौरान, स्पेशली जो कनिष्क और हुविष्क हुआ करते थे उन रूलर्स के दौरान। तो ये वो समय है जिस समय में कई सारे आपको ब्राह्मणिकल डाइटीज के स्क्रिप्चर्स सामने आता हुआ आप देखते हैं, जिसमें कार्तिकेय भगवान, विष्णु, कुबेर, इनकी आपको छवियां देखने के लिए मिलती हैं। एक सवाल आप लोगों से पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है इसकी स्पेशलिस्ट या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वो बताइए। तो इसके अंदर जो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं ना वो रेड स्टोन के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द गवर्नमेंट रन अ डेफिसिट बजट। सिचुएशन कैसी होगी जब बहुत ज्यादा सिचुएशन बेकार होगी, तो इन 4 विकल्प की तरफ एक एक करके देखते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू बोथ आर जीरो, तब क्या ये डेफिसिट बजट को क्या करते हैं, रन करते हैं? जी नहीं। व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, भाई तब क्यों डेफिसिट बजट को रन करेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स रेवेन्यू, तब भी कोई मतलब नहीं है। चौथा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, यानी कि जब सरकार का खर्चा उनके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, भाई तभी तो वो डेफिसिट बजट को रन कर रहे होंगे, है कि नहीं? गवर्नमेंट रेवेन्यू को लेकर पहली चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जितनी भी मनी है जो कि सरकार टैक्सेस के जरिए, नॉन टैक्स सोर्सेस के जरिए, किसी पर फाइन लगाने के जरिए, जो इनको ग्रांट मिलती है, इनके इन्वेस्टमेंट्स के जरिए प्राप्त करता है, वो होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है जिसमें ये व्यय करती है, उसमें इनकी सारी की सारी स्पेंडिंग, जैसे कि किसी वस्तु पर, किसी सेवा पर, पब्लिक प्रोजेक्ट पर ये खर्च करते हैं, वो इनका खर्चा है।
और फिर ये बात आती है आपका बजट डेफिसिट। ये क्या है? बजट डेफिसिट तब होता है जब जो खर्चा है वो ज्यादा हो जाए जितना आपके पास रेवेन्यू आ रहा है उससे। तो ये फाइनेंशियल हेल्थ को इंडिकेट करता है किसी भी सरकार की। तो यहां पर आपका ये चौथा वाला जो ऑप्शन था ना, ये करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? सभी लोग एक ही स्वर में आंसर कर देंगे, ब्रह्मपुत्र। बहुत आसान सवाल है भाई। ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द मेजर रिवर है पूरे विश्व की, जिसकी टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को पता होनी चाहिए, लगभग 2900 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। अलग अलग रीजन से होकर गुजरती है, जैसे कि तिब्बत की जब बात होती है तो वहां पर वो सांगपो से होकर गुजरती है। उसके बाद चाइना को लेकर अगर पूछा जाए तो वहां पर आपको याद रखना है यारलंग। ये कौन सा रीजन है? ये चाइना का रीजन है, और इसी नाम से इसको वहां पर जाना भी जाता है। फिर बांग्लादेश में जमुना। तो ये अलग अलग नाम इसको मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निम्नलिखित में से किस पार्टी की शुरुआत करी गई थी? अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट शाम को मेरे 8 बजे की ल्यूसेंट कंप्लीट कवरेज सीरीज को ज्वाइन कर रहे हुए है, आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर्स में करा रहा हूं, और वहां पर मैंने एक पार्टी का आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था जो कि एक इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको प्राइमरली यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के अंदर इंडियंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था, सो दैट के ब्रिटिश रूल के दौरान जो इंडिया की इंडिपेंडेंस की एक्टिविटीज है वो बाहर भी चलती रहे। इस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। तो 1913 में इसको स्थापित करा गया है। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। पंजाबी इंडियंस जो सिख फेथ के थे उनके द्वारा इसको स्थापित करा गया था। याद रखोगे? ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इस पर, बाकी आगे बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी के लिए अच्छे भोजन की पहुंच में सुधार हेतु प्रेरणादायक, विविध और प्रभावशाली समाधान प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय सभी के लिए अच्छा भोजन के रूप में इतने डॉलर की नगद पुरस्कार राशि जीतने वाला निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नहीं है? आप लोग कह रहे होंगे कि सर जी इतनी सारी बात बता दी और लास्ट में भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि कौन इसका विनर नहीं है। अब होता क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर का कभी भी जब डिस्कशन हम पढ़ते हैं तो हमें इस प्रकार की चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि भाई ये कोई प्राइज है जिसका नाम है प्राइज स्मॉल बिजनेसेस गुड फूड फॉर ऑल, जिसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया है। कुछ संस्थाओं को ये दिया गया है क्योंकि उन्होंने हेल्दी और सस्टेनेबल फूड को प्रोवाइड करने के लिए काम किया है, उसके इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन पर काम किया है। अब उसमें किस किस को दिया गया है हम याद रखते हैं, तो इसमें पतंजलि आपको नजर आएगा, इसको नहीं मिला है ये। ठीक है, पतंजलि के बारे में तो पता ही है, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया है। इसके अलावा एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टारू नेचुरल्स, इन तीनों को ये प्राइज मिला है, जिसके बारे में भी ऊपर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो करंट अफेयर एक्टिविटी। ओके, कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कासलिंग की यहां पर बात हो रही है। अब आप में से कई सारे लोग अगर क्रिकेट एक्टिविटीज के अंदर यूज होने वाली जो टर्म्स होती है उनका डिस्कशन करते हैं तो उन जगह पर ऐसी चीजें और ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। कास्लिंग की कई सारी कंडीशंस होती हैं, तो ये एक ना यूनिक मूव होता है किसमें? आपकी चेस के अंदर। ठीक है, चेस के अंदर इसको यूज होता है। तो इसमें क्या होता है ना, जो राजा होता है और एक यू नो जो रूक्स का एक रूप होता है, उसमें ये आपका रोल अपना अदा करता है। इसी को कास्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो एक मात्र ऐसा मूव है चेस के अंदर जहां पर जो दो पीस हैं, किंग और रूक, वो साइमल्टेनियसली मूव करता है। तो ये चेस से संबंधित है यार। ओके, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा मिल्क मिशन योजना की लागत क्या है, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादकों को गांव में डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान करता है? अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा लॉन्च करी जाने वाली स्कीम्स और उनके कुछ कुछ छोटे मोटे फैक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2023 में इसको लॉन्च करा गया था। पेशेंट का नाम था नंद बाबा मिशन मिशन। अब इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट इनके ऊपर आई है वो है 1000 करोड़।
इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, तो मैं इसको करंट अफेयर वाली कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, अगला है वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इंटरनल जो, आंतरिक जबड़ा नहीं है ये, इंटरनल जो करके इक्विपमेंट होता है। ओके, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इंटरनल जॉब का जो यूज करा जाता है वो क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? आप में से अगर किसी ने भी ग्रेजुएशन करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, मतलब बेसिकली किसी भी स्ट्रीम से करी हो, तो आप लोगों को फिजिक्स के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। तो इसके ना दो प्रकार के जॉज होता है, एक होता है एक्सटर्नल जॉ और एक होता है इंटरनल जॉ। तो जो इंटरनल जॉ होते हैं उनको स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया होता है कि जो इंटरनल डायमेंशंस होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उनको मेजर करने के लिए। और ये इंटरनल जॉज होते हैं ना वो स्मॉलर भी होते हैं, और ये वर्नियल कैपिलर कैलिपर की टॉप पर आपको लोकेटेड नजर आएंगे। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर एंड पाइप्स, ये वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाता, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि इंटरनल जॉ का आप यूज किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए करेंगे। ओके, चलिए भाई। तो भाई ये आपको यहाँ पर एक टेबल दिया है इन्होंने, और इन टेबल में कॉलम ए का कॉलम बी के साथ आप लोगों को करना है मिलान। तो चलिए सारे के सारे एक बार फटाफट से देखते हैं। कॉलम ए में इन्होंने कुछ आपको नाम दिए हैं और कॉलम बी के अंदर इन्होंने कुछ उनसे संबंधित बातें दी है। पहला इन्होंने दिया है भाई ग्लूकोज। ग्लूकोज को लेकर आप लोगों को पता है कि ये बेस्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है ना रेस्पिरेशन के लिए। सबको पता है कि ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, और इसको हम कंसिडर करेंगे बेस्ट सबस्ट्रेट के रूप में आपकी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि श्वसन के लिए। तो ग्लूकोज को हम किससे संबंधित करते हैं? यहां पर डी से संबंधित करते हैं। ठीक है, फिर दिया है इन्होंने ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट सेल्स यूज करती है ग्लूकोज और बाकी के न्यूट्रिएंट्स को सो दैट कि ये फर्मेंटेशन को कैरी आउट कर सकें, जिससे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर इसका मैचिंग किसके साथ जाएगा? ईस्ट यूजेस न्यूट्रिएंट्स फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो यहां पर इसको हम सी के साथ रिलेट करते हैं। फिर उन्होंने तीसरा दिया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि ग्लूकोज को किसमें अंदर कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पायरुवेट के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे को अगर इन चार में से चुनना हो तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, तो यहां पर ये जो आपका बी वाला है इससे संबंधित हो जाता। बच्चा आपका पायरुविक एसिड, इसका आप एसोसिएशन किससे कर देंगे? ये की इंटरमीडिएट होता है मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन और एनर्जी प्रोडक्शन में। तो ये वाला आपका इसका सटीक बैठ जाता। तो इनको इंडिविजुअली याद रखिएगा। ग्लूकोज, यीस्ट, ग्लाइकोलाइसिस और पायरुविक एसिड को लेकर आपको आज इस क्लास के अंदर चार फैक्ट पता हुए हैं। आज के बाद इनसे रिलेटेड कोई भी बात पूछ ली जाएगी तो याद रखना है आपको। ओके, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। यदि एक बार मैग्नेट को एक डोरी से लटकाया जाए तो उसका उत्तर ध्रुव किस दिशा की ओर संकेत करता है? If a bar magnet is hung from a string, in which direction does its north pole point? यार नॉर्थ पोल है, उसको नॉर्थ पोल क्यों दिया गया है? क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही उसको हाईलाइट कर रहा होगा। तो जब ये बार मैग्नेट होते हैं ना, इनको जब आप फ्रीली सस्पेंड कराएंगे तो अपने आप को ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। तो जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ की तरफ आपको पॉइंट करेगा। और ये जो बिहेवियर होता है वो क्यों होता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो बताओ, ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, सीधे सीधे आपको 2 नंबर देने के लिए। ठीक है, फिर से भाई आपके सामने 2 कॉलम दिए गए हैं और फिर से ये बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल है। चलो भाई आ जाओ। कॉलम ए के अंदर आपको सब फाइलम दिए गए हैं और दूसरी तरफ एनिमल्स दिए गए हैं। पहला इन्होंने दिया है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा को आप मॉस्कीटो के साथ मैच करेंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया को आप मैच करेंगे किससे? आपके डाफनिया से। ये जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। तीसरा इन्होंने दिया है मिरियापोडा। मिरियापोडा को आप किससे मैच करेंगे? जूलियस, यहां पर जो दिया है। फिर चौथा है आपका चाइलिस रेटा, जिसको आप लिमुलस से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप में से आधे लोग कह रहे होंगे कि यार ये है क्या चीज, तो चलो एक एक करके इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं।
चिंता नहीं करनी है किसी भी बात की। सबसे पहले आ जाओ आप हेक्सापोडा पर। हेक्सापोडा एक सब फाइलम होता है किसका? ऑर्थोपोड्स का। ठीक है, जिसके अंदर आपके कीटाणु आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जिनको आप उनकी 6 पैरों की वजह से कैरेक्टराइज करते हैं। तो मॉस्किटो एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि आपका डिप्टेरा कैटेगरी से आएगा, हेक्सापोडा वाली कैटेगरी से। तो इसको मैं मॉस्किटो से रिलेट करता, तो हेक्सापोडा क्लियर। अब दूसरे पर आइए। दूसरा है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया एक लार्ज सबफाइलम होता है किसका? आर्थ्रोपोड्स का। आर्थ्रोपोड्स का क्या? लार्ज सबफाइलम, जिसमें आपके एनिमल्स आ जाते हैं जैसे कि क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, श्रिम्प हैं। तो यहाँ पर इन्होंने डाफिया या ये डेफनिया का नाम दिया था। तो इसको वाटर फ्रीज के को नाम से कॉमनली जाना जाता है, जो कि इस कस्टेसा की सबफाइलम कैटेगरी से बिलोंग करता है। फिर ये है भाई आपका मारियापोडा। ये भी आपका आर्थ्रोपोड्स के सब फाइलम से है, जिसके अंदर आपको मिलीपेडस और सेंट्रीपेडस नजर आता है। तो इनको याद रख लीजिएगा, बाकी बायोलॉजी के अंदर इस पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल है फुगड़ी नृत्य। फुगड़ी डांस का संबंध बताइए कौन से राज्य से है? आप में से अगर कोई भी मेरी शाम को चलने वाली ल्यूसेंट की सीरीज से साथ रेगुलरली बना हुआ है, आप लोगों के साथ मैंने इस ट्रेडिशनल फोक डांस के परफॉर्मेंस को लेकर बात करी थी, जो कि गोवा की महिलाओं के द्वारा परफॉर्म करा जाता है कई सारे सोशल ओकेजन्स, स्पेशली गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल पर। तो यार ये याद रखने होते हैं यार, ठीक है। तो आगे बढ़ता है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के अंदर बाकी के देशों से लिए गए या बोरो करे गए जो प्रोविजंस है वो हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को लेकर ये पूछ रहे हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसमें अमेरिका आप लोगों को आंसर मार्क करना है भाई। तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है सरकार की, जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस से सेपरेट होती है। और ये जो सिद्धांत है यही तो इंश्योर करता है कि जो न्यायपालिका है वो ऐसे डिसीजंस ले पाए जो कि पॉलिटिकल प्रेशर और उनके इन्फ्लुएंस से फ्री हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस प्रिंसिपल को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया, जिससे कि हमारी जुडिशियल सिस्टम को इम्पार्शियल बनाया जा सके, फेयर बनाया जा सके। तो यूएसए करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता है। अगला सवाल है उमायालापुरम के शिवरमन एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? मैंने आप लोगों को कहा है कि कभी भी जिस साल भी आप पेपर देने जा रहा करो, उस साल के पद्म अवार्ड्स प्लीज देख लिया करो। जो पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्डी होते हैं, क्योंकि पद्म विभूषण वाला तो 4-5 होते हैं, वो तो सब लोग रट ही लेते हैं। अब जो भी पद्म अवार्ड दिए गए हैं उसमें अगर आपको कभी भी कोई भी कार्नेटिक म्यूजिक या फिर किसी भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित व्यक्ति हो, कहाँ रहते हैं, किस, अगर वो डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं तो कौन से डांस से एसोसिएटेड है, किसी म्यूजिक पैटर्न से जुड़े हुए हैं कौन सा म्यूजिक पैटर्न है, किसी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं कौन सा वाद्य यंत्र है। तो इस तरीके के सवाल ये आप लोगों से पूछते हैं, और ये ज्यादातर पूछते हैं आपके जो हाल फिलहाल में पर्सनैलिटीज चर्चा में रहता है। तो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रम है, यहाँ पर आपको दिया गया मृदंगम, इससे आपके संबंधित है, इसके अंदर इनकी मास्टरी रही है। तो याद रखिएगा, नाम था इनका उमायालापुरम के शिवरमन, प्रसिद्ध संगीतकार है जिनका संबंध मृदंगम से था। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इनके म्यूजिक के अंदर दिए गए कंट्रीब्यूशन को लेकर। अगला सवाल है रोटेला पंडुगा या रोटी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? रोटी फेस्टिवल या फिर रोटेला पंडुगा। इसको रोटी फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। एक यूनिक और ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के साथ अपना संबंध रखता है। तो आंध्र प्रदेश के नेलोर के अंदर ना एक प्लेस है, 12 शहीद दरगाह, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 12 शहीद दरगाह, ये यहाँ पर आयोजित कराया जाता है। कहाँ पर? नेल्लौर में। ठीक है, तो इसको एनुअली कराया जाता है। मुहर्रम का जब मंथ होता है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
मुहर्रम के महीने में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। बेलूर मठ की स्थापना ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने करी थी? अगर आप में से कोई भी शाम के 8 बजे हमारी चल रही लूसेंट जीके के कवरेज को कवर कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बेलूर मठ के और उसके संस्थापक और डेट एंड ऑल इन सभी पर बात करी थी। तो 1897 में बेलूर मठ की स्थापना करी जाती है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आप लोगों को पता है कि रामकृष्ण परमहंस के बेहद फेमस और चीफ शिष्य थे ये, और इन्हीं का ये रोल रहा है कि जो भारत की दार्शनिक वेदांतास की फिलॉसफी है, योगा की फिलॉसफी है, उनको वेस्टर्न कंट्रीज के पास पहुंचाने का इनका मेन रोल रहा है। ठीक है, तो ये जो बेलोर मठ है ना, ये फिर बाद में रामकृष्ण मठ और मिशन का हेडक्वार्टर भी बन जाता है। तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी। अगला सवाल है, नमी से भरी हवाओं से पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? Which of the following parts of the mountains will receive the most rainfall from moisture laden winds? आप लोगों को जब ज्योग्राफी के अंदर मॉनसून्स पढ़ाए जाते हैं तो आप लोगों को कहा जाता है कि जो विंडवर्ड साइड होती है माउंटेन की, वो साइड होती है जो कि ऑन कमिंग विंड को फेस कर रही होती है, और उसी में आपका सारा का सारा मॉइस्चर भरा हुआ होता है, जिससे यहाँ पर कूलिंग होती है, कंडेंसेशन होता है और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो इसको हम कौन सी साइड कहेंगे? विंडवर्ड साइड पक्ष। ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। असम के किस गायक को 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करा गया था? होता क्या है, वैसे तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, हम यहाँ पर भूपेन हजारिका जी की बात कर रहे हैं। एक रेनाउंड इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट, फिल्म मेकर रहे हैं। संबंध इनका आसाम राज्य से रहा है। भारत रत्न इनको अवार्ड दिया गया 2019 में इनके मरणोपरांत। तो इनकी वॉइस असमीज म्यूजिक और कल्चर को पॉपुलराइज करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंडियन म्यूजिक और सिनेमा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंदेरी के मैदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी ने अपनी सेनाओं के साथ राणा सांगा से मिलकर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ युद्ध किया था? आप लोगों को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का पता है 1526 में, और मुगल एम्पायर को कौन स्थापित करता है इस पहले पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद 1526 में? बाबर। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बाबर करेक्ट होता, और इसी से तो मुगल एरा की हमारे देश के अंदर शुरुआत होती है। अब इसके अंदर इस महमूद लोदी का साथ देने की वजह से बाबर बाकी के राजपूत रूलर्स के साथ भी जाकर लड़ाई करता है। जैसे कि खानवा के अंदर 1527 के अंदर ये जाकर लड़ाई करता है कि नहीं? राणा सांगा बाकी के रीजनल रूलर्स जैसे कि मैदानी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात, महमूद लोदी, ये अपोज करते हैं बाबर को बैटल ऑफ खानवा के अंदर। तो यहां पर बाबर है भैया। ठीक है, यदि कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी करी जाती है? आप लोगों को मैंने कई प्रकार की रिट पढ़ाई थी। रिट्स क्या होती हैं? एक प्रकार से एक ऑर्डर होता है जो कि कुछ कंडीशंस पर आपकी जारी करी जाती है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इनको जारी करता है। तो उन्हीं में मैंने आप लोगों को एक रिट पढ़ाई थी जिसका नाम था प्रोहिबिशन। इसको हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को इश्यू करता है या फिर एक ट्रिब्यूनल को इश्यू करता है कि भाई अगर उन्होंने अपनी औकात के बाहर जाकर यानी कि अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करते हुए अपना कोई आदेश दिया हो तो उस आदेश को उनको वापस लेने के लिए कहा जाता है। तो लोअर कोर्ट के एक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली रेट यूज करी जाती है, सो दैट के अपनी बाउंड्रीज को ओवरस्टेप करके ये कोई किसी भी प्रकार का एक्शन ना ले। ठीक है, याद रखोगे। अब यहां पर देखो और भी आप लोगों को रिट दी गई है। हेबस कॉर्पस कब जारी करी जाती है? दिस रिट इज इशूड जब कोई पर्सन को प्रोड्यूस करना हो जिसको डिटेन कर लिया गया होता है। हो सकता है वो जेल में डाल रखा हो सकता है किसी ने वो प्राइवेट कस्टडी में डाल रखा हो, तो ये कहा जाता है कि इसको भाई साहब आप कोर्ट के समक्ष लेकर आइए, उस व्यक्ति को रिलीज कीजिए ऐसे डिटेंशन से जो कि इलीगल है। ठीक है, फिर यहां पर एक और रिट दी गई है आपको, क्यू वारंटो। ये रिट इश्यू करी जाती है
अगर कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस के ऊपर अपना एक क्लेम डालता है, लीगैलिटी ऑफ क्लेम को इंक्वायर करने के लिए ये रिट इश्यू करी जाती है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी पब्लिक ऑफिस के अंदर एक्ट कर रहा है जिसको लेकर वो एंटाइटल भी नहीं है, उसको ये रिस्ट्रेन करती है क्वो वारंटो। ठीक है। फिर एक रिट यहां पर आपको दी गई है सर्टियोररी, इसको इश्यू करता है कौन? हायर कोर्ट, उच्च न्यायालय, लोअर कोर्ट को या फिर किसी ट्रिब्यूनल को, कि भैया जो केस है पेंडिंग वो आप कृपया करके उसको क्यों क्यों क्वैश करिए या फिर उसको आप हमारे पास भेजिए। तो उसमें भी वही है कि अगर अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सेस करने का कोशिश कर रही होती है या फिर जुरिस्डिक्शन की कमी होती है, वहां पर लॉ को वो नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सर्टियोररी रिट को जारी करा जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी के अनुसार 2022 में मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका की रैंक क्या थी? अब आप लोग मुझसे कहोगे कि सर जी इंडिया की पूछ लेते। अबे श्रीलंका की भी पूछेंगे। देखो होता है क्या है ना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहद इंपॉर्टेंट होती है और मैं ये तो कहूंगा नहीं कि आपको सबकी याद रखनी है, लेकिन कृपया करके आप अपने पड़ोसी देशों की एटलीस्ट याद रखा करें। इसके अंदर कई सारे डायमेंशंस होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। इस पर हेल्थ के ऊपर बात होती है कि हेल्थ में कैसा काम चल रहा है, एजुकेशन पर बात होती है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको देखा जाता है, फिर ये रैंकिंग जारी करी जाती है। तो श्रीलंका इसमें 73rd नंबर पे था। ठीक है, तो प्लीज ऐसा देख लिया करो कभी कभी अगर ये पूछ ले। भारत की भी पता होनी चाहिए। तो ये 25 सवाल थे यार जिन्हें पूछा गया था इस 26 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, और कुछ इनसे सवालों से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा बातें बनती वो मैंने आप लोगों के साथ साझा करी। ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है RobinSIRG, इस पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस, कोई डाउट, कुछ भी अगर पूछना है तो फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज देयर। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इस एप्लीकेशन का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। ये आपकी सेकंड लास्ट वीडियो थी 2024 के प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन के जीके जीएस डिस्कशन पे। इसके बाद आपकी अंतिम शिफ्ट का आपके साथ डिस्कशन कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू।